मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग ऐसे टॉपिक को करने जा रहे हैं जो कि इंटरेस्टिंग भी है, इम्पोर्टेंट भी है और सिंपल भी है। टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपने जब भी ऑसिलेटर की बात आती है, सिंपल पेंडुलम बना के समझाना थोड़ा सा आसान होता है। वैसे ऑसिलेटर को आप एक स्प्रिंग लेके भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग जितने ऑसिलेटर्स के एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग एक ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें टाइम के साथ उसके डिस्प्लेसमेंट का, तो पहले हम लोग जो बनाते थे कर्व वो इस तरीके का होता है, टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व। क्या आपने यही वाला नहीं बनाया है पहले कभी? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखते हैं। क्या एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा होता है? एक्चुअल प्रैक्टिस में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता। वो कैसा होता है ये मैं बताना चाहता हूँ। ये आइडियल कर्व है, आइडियल कर्व है। ये रियल नहीं है। रियल प्रैक्टिस में जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करता है या कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है तो एयर होती है मीडियम में। उसके अलावा हम लोग ये पढ़ते हैं कि परफेक्टली रिजिड सपोर्ट होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि वो बिल्कुल उसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए। 100% इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बनाना संभव है, क्योंकि अगर वेट यहाँ लटकाओगे तो थोड़ा सा तो खींची जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। उसके अलावा ये भी जो आप जैसे कि आप बार पेंडुलम करते हो वहाँ पे लैब में, हमने किसी पेज वगैरह से उसको कस रखा है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत समय के साथ साथ वो हल्का फुल्का ढीला लूज होता रहता है, तो उससे क्या होता है कि वो परफेक्टली रिजिड सपोर्ट नहीं रह पाता इन एक्चुअल प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक फ्रिक्शनल टाइप का फोर्स इसके चलने में, विस्कोसिटी पढ़ी है श्यानता? फ्लूइड जानते हैं आप? लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। एयर एक फ्लूइड है, तो एयर में ऑसिलेट करता है, तो उसके कांटेक्ट में, बॉडी के कांटेक्ट में जो लेयर आती है वो उसका विरोध करती है मोशन का, है ना। आपने लिक्विड में तो यही कि लेयर का बना हुआ मानते हो। जब एक लेयर आगे की ओर बढ़ती है तो उसके जो संपर्क में होने वाली जो लेयर्स हैं या परतें हैं वो उसको खींचने का काम करती हैं, जिससे उसकी स्पीड पे असर पड़ता है ना। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जो कर्व बनता है डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से, ये डैम्प को अवमंदी कहते हैं। कैसे? अवमंदन। क्या कहते हैं? अवमंदन। मंद होना का मतलब धीमा होना, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डैम्पिंग फोर्स होता है, कौन सा? डैम्पिंग फोर्स को हम अलग से बताए दे रहे हैं। डैम्पिंग फोर्स का जो प्रकृति है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल टू v होता है। लेकिन चूंकि रोकने का काम करता है तो माइनस साइन लगता है। v का मतलब जो मूविंग बॉडी है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो रुका रहेगा तो कोई डैम्पिंग फोर्स v = 0 होगी तो कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो चलेगा, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, डैम्पिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो F =
माइनस एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है गामा से। किससे? गामा से। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम जो देते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उसका नाम दिया जाता है डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब हम बार बार नहीं कह रहे हैं, अवमंदी है। भाव समझा करिए, लैंग्वेज कुछ नहीं होती है। लैंग्वेज हम लोगों ने सीखी है इस जन्म लेने के बाद। ज़्यादातर मातृभाषा मैंने आस पड़ोस के जो बोल रहे हैं उसी से ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, जो शब्द बोलते हैं वही सीख लेते हैं। अगर आपने पहले से हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है तो अंग्रेजी में डैम्पिंग से पढ़िए। जो भाव मैं समझा रहा हूँ उस भाव को समझो, रुकावट है ना, विरोध होना है ना। तो ये है कि डैम्पिंग कोएफिशिएंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसका नाम रख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में ये सब गामा वामा का नाम भी जानना जरूरी होता है। क्या है नाम? डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो इस टाइप के फोर्स होता है डैम्पिंग फोर्स। किस पे निर्भर करता है? वेग पे। वेग के सीधे समानुपाती होता है, लेकिन चूंकि मोशन का विरोध करता है तो माइनस साइन लगता है। F इक्वल टू माइनस गामा भी रट लिया, जिसमें गामा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में आया है और उसका नाम है डैम्पिंग कोएफिशिएंट। सब समझ गए? अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जो अब इसका जो एक्चुअल स्थिति होती है तो आपने वास्तव में देखी होगी कैसे कैसे एम्पलीट्यूड या उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन वेरी करता है। ये एक्सपोनेंशियली डिके करता है। कैसा करता है? एक्सपोनेंशियली डिके करता है। ये है मान लिया मीन पोजीशन। तो पहला वाला ज़्यादा है, उससे ये कम हो गया, उसके आगे वाला और कम, उसके आगे वाला और कम, उसके आगे वाला, मतलब इस तरीके से ये होता जाता है। राइट? क्या ऐसा नहीं होता है ना? ऐसा ही तो होता है। ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। फाइनली जैसे आप पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम लैब में ऑसिलेट कराते हो तो क्या वो अगर डैम्पिंग फोर्स ना हो तो आप अपने आप रुकेगा ही नहीं। आप आज ऑसिलेट करके जाओगे तो कल भी ऑसिलेट करता हुआ मिलेगा, परसों भी नहीं करेगा, कभी बंद नहीं होगा अगर डैम्पिंग फोर्सेस ना हो तो। ये रुकता क्यों है? ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस। तो आप दोबारा फिर ऑसिलेट कराते हैं। अब झूला झूलते हैं लोग सावन में, तो झुलाना पड़ता है कि एक बार झूल लिया उसके बाद झूलते ही रहे। और जो आप वहाँ पे जाते हो पार्क में जो लगे रहते हैं उसमें बिजली का इस्तेमाल करके मोटर वोटर लगा के झुलाते हैं। तो क्यों? उसकी ज़रूरत होती है डैम्पिंग फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। क्योंकि उसका नेक्स्ट जो क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बाद वो पोज्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर या ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का होगा। अब हम लोग इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है, अभी मैं उसका एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, लिखने को मैं लिख दूँ क्योंकि हमने कोई चीज़ पढ़ाई नहीं है। एक्सपोनेंशियली डिके करता है, इतना मैंने बता दिया, फिगर दिखा दिया है। एक्चुअली ये जो है, ये जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ इस तरीके से ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, इससे जो है चेंज होता है। ये हम अभी इक्वेशन समझाएंगे आपको। फिलहाल इसको मैं मिटा रहा हूँ। डैम्पिंग फोर्स मैंने आपको समझा दिया है और क्या डैम्पिंग होने का क्या प्रभाव पड़ता है ऑसिलेशंस में, ये मैंने समझाने की कोशिश करी है। मैंने अभी अभी एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस किया और आप समझ भी गए, F इक्वल टू माइनस गामा वी। ठीक है? तो जो हम बेसिक इक्वेशन लिखते थे F इक्वल टू माइनस सी एक्स, ये सफिशिएंट नहीं है एक्चुअल प्रैक्टिस में। जिस फोर्स को हमें इंक्लूड करना चाहिए
उसको हम इंक्लूड करने जा रहे हैं। कौन सा फोर्स है? डैम्पिंग फोर्स माइनस गामा बी, इसमें और बता दीजिए। तब ये इक्वेशन बनी डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। कोई दिक्कत हो तो मैं यहीं रुक जाऊं, थोड़ा और समझाऊं, या आप समझ गए? अगर आप F इक्वल टू माइनस सी एक्स जानते हैं और उसी हार्मोनिक ऑसिलेटर पे ये डैम्पिंग फोर्स लगता है, अपोजिट साइन में है, हमने माइनस साइन लगा के माइनस गामा भी अलग से हमने सीख ही लिया था। अब इनको आप साइड चेंज करिए और F प्लस गामा बी प्लस सी एक्स इक्वल टू 0। अब हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं इसको। मास होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वन डायमेंशनल हम पढ़ रहे हैं, तो x ले लेते हैं और m d2 x अपॉन dt स्क्वायर प्लस गामा dx बाई dt प्लस cx इक्वल टू 0 और d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस गामा बाई m इंटू dx बाई dt प्लस c अपॉन m इंटू x इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अभी हम इस रूप में यूज नहीं करेंगे। अभी हम एक स्टेप और करेंगे। ये जो गामा बाई m है इसको मैं रिप्लेस करूंगा, c बाई m को रिप्लेस करूंगा। c बाई m तो आप पहले से जानते हो, ओमेगा स्क्वायर, लेकिन हम ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अभी देखिए मैं क्या लिखता हूँ। और d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2k dx बाई dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये फाइनली आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं लिख नहीं रहा हूं, ऑब्जेक्टिव है, समझ लीजिए। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, जहां पे ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट सी बाई एम है, और जहां ओमेगा को हम कहेंगे, ओमेगा नॉट को नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। नेचुरल का मतलब है अगर डैम्पिंग फोर्स ना हो, यानी आप ये भी समझ सकते हो, दूसरे ढंग से समझ सकते हो, इन दी एब्सेंस ऑफ, क्योंकि हम ओमेगा लिख देते थे तब हमारे सामने और कोई बात नहीं थी, लेकिन अब कुछ बात शुरू हो गई है तो हमें इसको कुछ स्पेशल नोटेशन और नाम देना पड़ेगा। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इन दी एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग। अब समझ आ गया? ये आप समझ, मैंने ये क्यों लिखा? आप ये देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड पे तो असर पड़ ही जाता है, एम्पलीट्यूड घटता है, फ्रीक्वेंसी में भी परिवर्तन। ये हम लोग करेंगे अभी आगे आएगी। मैं बता रहा हूं कि ओमेगा जो है हम लिखेंगे, कब लिखेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग। तो डैम्पिंग वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा नॉट और ओमेगा डिफरेंट होगी। समझ गए? क्लियर? ये हम लोग करके देखेंगे, इसलिए हमने इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर लिखा। दूसरी चीज, हमने यहाँ गामा बाई एम है, एक नया नोटेशन 2k रख दिया गया है, राइट? तो इसमें जो k है इसको भी रटिए, डैम्पिंग कांस्टेंट कहलाता है। k इज नोन एज डैम्पिंग कांस्टेंट। आर यू क्लियर? अलग अलग इसी में कंफ्यूजन होगा ऑब्जेक्टिव में। डैम्पिंग कोफिशिएंट के रूप में आपको गामा मेमोरी में रखना है, डैम्पिंग कांस्टेंट के रूप में k रखिए, ठीक है? और डैम्पिंग कांस्टेंट हो गया। एक चीज और आनी है, इस इक्वेशन को हम और बदल सकते हैं एक रूप में, और इसको मिटा दूं ऊपर वाली, मैं एक इक्वेशन और डिफरेंशियल लिखता हूं।
अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टाउ डी एक्स बाई डी टी। एक साथ सारी चीज़ें समझा देते हैं, फिर इक्वेशन का सॉल्यूशन समझाएंगे। प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जहाँ पे जो टाउ है इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। जब भी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है तो उसका एक रिलैक्सेशन टाइम होता है। क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। हिंदी में कहते हैं श्रांति काल, रिलैक्स हो ले, है ना, श्रांति, है ना। तो अब जो है ये क्या होता है कि जो एक्सपोनेंशियली डिके करता है, ठीक है, तो वो जो है जितने टाइम में, जैसे ई है, सपोज करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, कोई वैल्यू एक्स है, तो ये एक्स बाई ई जितने टाइम में होगा, टाइम इसके नहीं थे, तो जितने टाइम में 1 बाई ई रह जाएगा अपनी इनिशियल वैल्यू का, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसको नोट कर लीजिए, है ना। रिलैक्सेशन टाइम टाउ इक्वल टू 1 अपॉन 2k। ये भी रटिए उसका मैथमेटिकल, 2k इक्वल टू 1 अपॉन टाउ लिखा है, या टाउ इक्वल टू 1 बाई 2k, जहाँ पे k क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट। तो हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये वाली इक्वेशन अचीव कर ली है। ये तो हमने बाद में लिखी है रिलैक्सेशन टाउ की टर्म, ठीक है। इसका जो है आपने क्या क्या देखा, डैम्पिंग फोर्स सीख लिया, कितना होता है, F इक्वल टू माइनस गामा बी, जहां पे गामा होता है डैम्पिंग कोएफिशिएंट। वी इंट्रोड्यूस्ड दिस फोर्स in real harmonic oscillators and find the differential equation of damped harmonic oscillator। ठीक है, ये आप रट सकते हो। मैं आपको याद दिला दूँ, इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ, सिविल सर्विसेज में एक बार प्रिलिमिनरी में सिर्फ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन ही ऑब्जेक्टिव पूछ ली। आइडेंटिफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। गलत सलत लिखी 3 और एक सही वाली लिखी। तो ये मतलब आपने तो बनाना सीख लिया है। F इक्वल टू माइनस सी एक्स, कितनी सिंपल सी बात है। उसी में छोटी छोटी बात जुड़ती गई तो बड़ा होता गया, माइनस गामा भी जुड़ गया, और फिर डिफरेंशियल फॉर्म में भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिख कर दिया, बन गई इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम। तो मैंने जो अपने अनुभव से, जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं जब बुक से पढ़ते हैं, तो छोटी छोटी बातें कौन सी हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया कि आप ओमेगा नॉट समझ लीजिए, रूट सी बाई एम कहा जाएगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। दूसरी चीज के आया है जो कि 2k इक्वल टू गामा बाई एम है, वैसे गामा बाई एम है, ठीक है। मैंने डैम्पिंग कोएफिशिएंट को हार्मोनिक ऑसिलेटर के मास से डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो वो ट्वाइस ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट हो गया, 2k के बराबर, ठीक है। इसके बाद रिलैक्सेशन टाइम मैंने बता दिया जो 1 बाई 2k के बराबर होगा, राइट। अब लोग आगे बढ़ते हैं। इसको और इसको मैंने बीच में रखा है और मैंने मिटा दिया है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हम चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो सॉल्व पूरा नहीं करना चाहते। आपको मैंने सॉल्व करना सिखाया था हार्मोनिक ऑसिलेटर में कि लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू a e टू द पावर अल्फा। इससे फिर dx बाई dt निकालेंगे, g टू x अपॉन dt स्क्वायर निकालेंगे, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो मैं बीच में आपको चूंकि समझाना है
मैं डायरेक्टली जो है आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये आएगी evaluating dx by dt and d2x upon dt square and substituting into it, जिसमें आपकी अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी। अल्फा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो वैल्यू निकल के आएगी, इस अल्फा को हमने पहले भी निकाला था जब हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर किया था। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी, इसको रट सकते हो, नोट कर सकते हो, माइनस के प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो चूंकि प्लस माइनस लगा है तो a1 और a2 आएगा। फिर एक्सपेंड करेंगे साइन और कॉस में, हम एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, एक समस्या है सामने हमारे, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और मैं ये जो वैल्यू आएगी, आपने देखा यहाँ पे लिखा है के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। के की यूनिट भी लर्न कर लीजिए। देखिए ओमेगा नॉट स्क्वायर के बिल्कुल बराबरी में दिखाई दे रहा है। यूनिट ऑफ के इज द यूनिट ऑफ ओमेगा। इस इक्वेशन से आप मैथमेटिकल और मैथमेटिक्स फिजिक्स के कॉम्बिनेशन से सोच सकते हो। डैम्पिंग कोएफिशिएंट की यूनिट, डैम्पिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या है? पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, है ना। अब देखिए 3 केसेस सामने आते हैं, ये रखने हैं आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यही इसको देखने के बाद केसेस, केस 1 है k ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, दूसरा केस है k इक्वल टू ओमेगा नॉट। ये सिचुएशंस हो सकती हैं भाई, हमें नहीं पता कि जहां हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है वहां डैम्पिंग कम है कि कितनी है, हमें नहीं मालूम। जो k की वैल्यू है डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो सकती है ना। अब तीसरी सिचुएशन है k लेस देन ओमेगा। ये जो वाला केस लिखा है ये कहलाता है ओवर डैम्पिंग, ओवर डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर या केस ऑफ ओवर डैम्पिंग। ठीक है, हमने इतने ही सारे भी लिख दिया। ओवर कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हो कि जो उसकी बेचारे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको पूरे तरीके से हथकड़ी बेड़ी लगा दी हार्मोनिक ऑसिलेटर को, बेचारा कहाँ चलेगा, जेल में पड़ा रहेगा, तो नॉन ऑसिलेटरी होगा, ऑसिलेशन हो नहीं पाएंगे। कैसा होगा? मतलब डैम्पिंग इतनी है हथकड़ी बेड़ी की तरह कि आप ना हाथ से चल सकते हो ना पैर से चल सकते हो। तो ये केस ऑफ ओवर डैम्पिंग कैसा है? ओवर डैम्पिंग। ये क्रिटिकली डैम्प्ड है। कैसा है? क्रिटिकली डैम्प्ड। ये है अंडर डैम्प्ड केस, माने डैम्पिंग जब ओमेगा नॉट बड़ा पड़ गया तो ऑसिलेशन होगा। ये जो आप सिंपल पेंडुलम घुमाते हो या कंपाउंड पेंडुलम ऑसिलेट कराते हो, ठीक है, या टॉर्सनल ऑसिलेशन कराते हो उसमें इनर्शिया टेबल में या मैक्सवेल नीडल में, सारे के सारे कौन से हैं? अंडर डैम्प्ड केस, ये वाला केस। और इसी को हमें डिस्कस करना है, अंडर डैम्प्ड केस। इनके सिर्फ एग्जाम्पल बता देने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक तुमने पढ़ा होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पढ़ा है आपने 11th में 12th में। वो जो केस है वो ये वाला है। और एक होता है जो स्केल वाले होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स, गैल्वेनोमीटर होता है कि करंट गई और उसके बाद जैसे ही हमने सर्किट ऑफ किया तो वो मिड में पहुंचता है, फिर दूसरी तरफ नहीं जाता है ना। इसको कहते हैं, इसका क्रिटिकली डैम्प्ड को ये बिठा दो क्या, अल्फा की वैल्यू। इसको दूसरा नाम से और जानेंगे हम, जस्ट ए पीरियोडिक। क्या कहेंगे? जस्ट ए पीरियोडिक। है ना।
और ये ए पीरियड है। माने ये इसमें ऑसिलेशन होगा ही नहीं। ए का मतलब उसका उल्टा, जैसे चल अचल हिंदी में करते हैं ना, विलोम बनाते हैं, तो ए पीरियडिक है, ठीक है। और ये जस्ट ए पीरियडिक, मतलब ये गया मीन पोजीशन से लौट के तो घर पहुंच गया, लेकिन दूसरी तरफ ये क्रिटिकली है। इसको इसका एग्जाम्पल है डेड बीट किलोमीटर, ठीक है। कैसे है डेड? अगर किसी ऐसे मीडियम में सिंपल पेंडुलम को भी ऑसिलेट करा दिया जाए, जैसे शहद के अंदर सिंपल पेंडुलम टांग दिया जाए और एक किनारे आप ले जाके छोड़ दें, मीन पोजीशन पे तो आएगा, लेकिन धीमे 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 और मीन पोजीशन तक आएगा। तो वो ओवरडैम्प्ड केस है। कैसा है? ओवरडैम्प्ड केस है। आप समझ गए ना? ये स्थितियों पे भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशन के। डैम्पिंग कांस्टेंट रट लिया, ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ये रट लिया आपने। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब भी समझ लिया है, और जो नोटेशंस हैं वो भी हमने समझ लिए हैं। और फिर हमने ये देखा कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, x इक्वल टू ए ई टू द पावर अल्फा टी एज्यूम करते हुए सॉल्यूशन। जब हम उसको उससे x इक्वल टू ए ई टू द पावर अल्फा टी से डी एक्स बाई डी टी और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सॉल्यूशन का रास्ता निकलेगा, है ना। और उसके बाद अल्फा की वैल्यू हमारी निकल आएगी, और फिर हम उसी को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कहाँ पे सॉल्व करने लायक है और किस ढंग से सॉल्व करने लायक है। तो उस चक्कर में हम 3 केसेस की बात करेंगे, के ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, के लेस इक्वल टू ओमेगा नॉट, और के ग्रेटर देन ओमेगा नॉट को ओवर डैम्पिंग केस कहेंगे या ए पीरियोडिक केस कहेंगे। हर तरीके से रख लेना, तभी ऑब्जेक्टिव ढूंढ पाओगे, ठीक है। के इक्वल टू ओमेगा नॉट मैंने बराबरी का मामला है, दोनों की यूनिट सेम है, ध्यान रखें। डैम्पिंग कांस्टेंट का काम है ऑसिलेशन को रोकना, ओमेगा नॉट का काम है नेचुरल वे में उसको ऑसिलेट करना है। लेकिन कोई रोक रहा है और कोई करना चाहता है, दोनों बराबर के पहलवान हो गए, तो बस रुका रहेगा मुकाबला, कोई जीत नहीं पाएगा या कोई हार भी नहीं पाएगा। इसमें तो जीत गया, डैम्पिंग वाला पहलवान जीत गया, बिल्कुल। उसने कहा घर तक पहुंच जाओ, बस इसके आगे आप कुछ करना नहीं। बेचारे दुबक के जहाँ रहना चाहिए वहाँ पे वो पहुँच गए, ठीक है। इसमें भारी कौन पड़ा? नेचुरल वाला, तो उसका जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और डैम्पिंग कांस्टेंट कम है, तो ऑसिलेशन तो हुए, लेकिन रुकना उसको भी पड़ा, कुछ समय तक ऑसिलेट कर लिया। एक्सपोनेंशियली उसका एम्पलीट्यूड घटता गया, फाइनली वो रुकता भी है, पर कुछ टाइम के बाद डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब डैम्पिंग सिचुएशन, जो भी हमारी इक्वेशंस आती है उससे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने एग्जाम्पल बता दिए हैं, इसमें जो अंडर डैम्प्ड केस है इसका सॉल्यूशन करा जाता है। अब मैं पूरा सॉल्यूशन करूँगा नहीं, इसका सीधे सीधे सॉल्यूशन रटने वाले अंदाज में आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये जो पहले वाला ऑसिलेटर था, हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसका सॉल्यूशन था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही तो था। आप 11th से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अंतर आ गया a नॉट e टू द पावर माइनस के टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इतना तो रट लोगे अंडर डैम्प्ड। हमने पूरा सॉल्व नहीं किया, लेकिन इसका सॉल्यूशन बता दिया। रटना भी आसान है, a की जगह पे a नॉट e टू द पावर माइनस के टी, टाइम डिपेंडेंट। इसमें डैम्पिंग कांस्टेंट भी है,
जब हमने ये टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाया था तो ये जो a है हमने लिखा भी था a नॉट e टू द पावर माइनस a, लिखा था। इसका दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है a इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन 2 टाउ। रट लीजिए ये सब ध्यान देने की ऑब्जेक्टिव भाई k की जगह पर अपॉन 2 टाउ लिखना पड़ेगा। तो टाउ के टर्म्स में भी लिखी जा सकती है और k के टर्म्स में भी लिखी जा सकती है। माने ये सॉल्यूशन भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर t अपॉन 2 टाउ भी लिखा जा सकता है। अगर हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, ये वाली से तो यही आएगा, पहले वाला काम या k। तो हमने भले ही सॉल्व न किया हो लेकिन सॉल्व करने का सारा मार्ग आपको सरल तरीके से बता दिया है कि मैथमेटिक्स आप स्वयं भी कर सकते हो जरूरत पड़ने पे। फ्यूचर में जब आप गेट वेट की तैयारी करना चाहें, जैम की तैयारी करना चाहें, बात अलग है। लेकिन वहाँ भी कोई जैम में भी ऑब्जेक्टिव ही होता है तो ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है उसकी। तो मेरा ये कहना है कि आपने उसका सॉल्यूशन भी देख लिया, ठीक है, और इसको आप जो a लिख रहे हो तो a की जगह पे क्या आया है a नॉट e टू द पावर माइनस t। तो एम्पलीट्यूड जो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है उसकी जानकारी ये मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन। सबको समझ में आ रहा? किसी कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक गेम समझ के पढ़िए इसको। गेम खेल रहे हैं, इसके बाद ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, चित्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑसिलेशन सबने देखे हुए हैं। इंटरेस्ट के साथ देखा करिए, फिजिक्स कभी डिफिकल्ट लगेगी नहीं। अब आप देखिए, हमने ये इक्वेशन लिखा a, भाई ये हमने ऑसिलेशन लिखा है, इसको आप लिखोगे 1 2 3 4 5 लगातार घट रहे हैं। तो इंटरेस्ट के साथ देखिए, ये पहला एम्पलीट्यूड हो गया a1, दूसरा कौन सा हुआ a2, इसी तरीके से an होगा, फिर an प्लस 1 डिक्रीजिंग होगा, ये तो तय बात है। और कितनी देर में डिक्रीज होता है? ये यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड कहलाता है, लेकिन यहाँ तक आधा। कितना टाइम लगेगा? t/2 टाइम में नेक्स्ट एम्पलीट्यूड सामने प्रकट हो जाता है घटे हुए रूप में। जितना n है उतना n+1 वाले एम्पलीट्यूड की वैल्यू नहीं होती। अगर हम इस इक्वेशन से देखें कि an कितना आता है, a नॉट e टू द पावर माइनस kt, मान लेते हैं टाइम पे है, an+1 कितना होगा, a नॉट e टू द पावर माइनस k। t की जगह पे क्या लिखेंगे? कितना और टाइम बढ़ गया n+1 पे जाने, अगर टाइम पीरियड कैपिटल T है तो, है ना, तो ये हो जाएगा t प्लस t/2। यही सब परीक्षा में आती है चीजें। तो अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें, तो an/n+1 की वैल्यू निकाल के आप लोग बताओ क्या निकलेगी। इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, a नॉट e टू द पावर माइनस kt इंटू e टू द पावर माइनस kt/2। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो e टू द पावर kt कैपिटल T लिखा है। कोई प्रॉब्लम समझने में? e टू द पावर kt/2, इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में डिक्रीमेंट कहलाता है। घटता है ना तो डिक्रीमेंट नाम दिया गया है। ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, क्या कहते हैं इसको? डिक्रीमेंट। शब्द रट लो, डिक्रीमेंट इज, पहली चीज तो रटिए an/n+1। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि n से n+1 छोटा एम्पलीट्यूड होता है। उसके पहले ये रटिए कि ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस इन केस ऑफ अंडरडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। पहली चीज।
दूसरी चीज़ ये है कि कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। अगर हम nth एम्पलीट्यूड an कहते हैं, n+1 एम्पलीट्यूड an+1 कहते हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो डिक्रीमेंट d कहलाता है। d से ही नोट कर दिया, d = an/an+1 के रूप में भी याद कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट कभी उल्टा ना कर देना, गड़बड़ी कर देते हैं ऑब्जेक्टिव में an+1/n की गलती करते बच्चे। बड़ा वाला छोटे नाम वाला है, ये नाम है, ये परशुराम, ठीक है, ठीक है। राम बड़े या परशुराम? नाम से तो परशुराम बड़े, लेकिन औकात में, औकात का मतलब एम्पलीट्यूड है ना, तो एम्पलीट्यूड nth वाले का औकात ज़्यादा है और n+1 की कम है, ठीक है ना, उनका ईश्वर रूप है, ठीक है ना। चलिए ये हुआ, इसको हम कहते हैं e⁻kt/2, समझ गए। अब एक और नया नाम तुमको रखना है, ये बहुत मतलब पूछा जाता है, इसी को लोग कठिन कह देते हैं, जबकि कठिन कहीं लग रहा है, नहीं लगता है। इसका log d जो होता है, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में d के बजाय log d यूज किया जाता है, और ये जो है इसका e हट जाएगा, log लेने पे नेचुरल बेस होता है, तो सिंपली कितना होगा, kt/, कितना होगा, ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या पूछा जा सकता है, इसको रट लेना, अपना बुक में ले जाके हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना, समरी बना लेना। भाई बड़े तो नोट्स बनाने नहीं, समरी अपने हाथों से बनाओ। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को लैम्डा कहते हैं, जो कि लैम्डा डी के बराबर होती है। वह लैम्डा डी का मतलब होता है n/n+1, एक्सप्रेशन आपको दिखा है, और ये kt/2। अगर हम k को 1/2 टाउ लिखें तो क्या आएगा, सॉरी 2k = होता है 1/टाउ। इसको भी रिप्लेस करके टाउ के टर्म्स में भी रख लेना। तो हमने एक कंसेप्ट और आपको पढ़ाया कि जो अंडरडैम्प्ड केस है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, वो इक्वेशन मैंने मिटा दी है, इसको रट लीजिए। a0 e2, अब चूंकि a लिख देते थे सिंपली, अब a ने लिखना बड़ा खतरनाक है ना, तो ये घटता है। घटने वाली घटना की भी फिजिक्स हमने बना डाली एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, nth एम्पलीट्यूड और n+1 एम्पलीट्यूड। इसका हमने रेशियो निकाला an/an+1, जिसको हमने डिक्रीमेंट कहा। उसकी वैल्यू भी हमने देख ली, जो एक्सप्रेशन होता है an के लिए a0 e⁻ और n+1 हो गया a0 e⁻ प्लस t/2, कैपिटल T/2, अगर टाइम पीरियड t मान के चलते हैं, आधा टाइम है ना। तो हमने डिक्रीमेंट देख लिया कि an/an+1 होता है, और उसकी एक्चुअल वैल्यू e⁻kt/2 हो जाए। फिर हमने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट के रूप में उसको जाना, जिसका लैम्डा से ही आपके पेपर में भी आएगा, अगर आता है तो। मतलब ये मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कहलाएंगे अगर पूछे जाते हैं, जबकि आपको स्टैंडर्ड नहीं, आराम से खेल खेल में आपने जान लिया है उसको। तो ये आपने समझ लिया है कि इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट की क्या आएगी, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की क्या आएगी। अब एक बेसिक चीज़ और बची है, 2 मिनट बचा है, बचा हुआ कल फाइनल करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा कल। और मैं पोस्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर साइज शुरू भी कर दूँ। मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपने ओमेगा नॉट लिखा था, क्या लिखा था,
और इसमें जो है ये हमने कहा था कि के ग्रेटर देन ओमेगा, जो ओमेगा की वैल्यू है तो इन दी प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग है। बस एक चीज सुन लीजिए, मैं खत्म कर दूंगा। अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। जैसे आप p इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा लिखते हो तो इसमें ओमेगा नॉट लिखा जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू k की वजह से क्या होगी, वैल्यू कम हो जाएगी। ओमेगा इज लेस देन ओमेगा। ये ध्यान रहे कि डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी घट जाती है, बेसिक में चिपका लेना, और टाइम पीरियड का क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा। ऑसिलेशन देर में होगा। मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, है ना।